हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं प्रतिभा खंडल, स्वागत है आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम जैविक खेती के बारे में पढ़ रहे थे। जैविक खेती में हमने अब तक पढ़ा FYM कैसे बनाते हैं, कंपोस्ट कैसे बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट, इन सब के बारे में हमने अब तक पढ़ा। आज हम हरी खाद कैसे बनाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। हरी खाद, ग्रीन मैन्योर, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ग्रीन मैन्योर। इसकी परिभाषा क्या होगी, दलहनी व अदलहनी फसलों को परिपक्व हरी अवस्था में मृदा में दबाने के पश्चात बनी खाद हरी खाद कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होता है, दलहनी व जो अदलहनी फसलें हैं उनको क्या करते हैं, हरी अवस्था में ही मृदा के अंदर दबा दिया जाता है, तो वो क्या कहलाएगी, हरी खाद कहलाएगी। दोबारा देखिए, दलहनी व अदलहनी फसलों को परिपक्व हरी अवस्था में मृदा में दबाने के पश्चात बनी खाद क्या कहलाएगी, हरी खाद कहलाएगी। हरी खाद दो विधियों से बनाई जाती है। अब इसे बनाने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, दो विधियां हैं, वो देखते हैं क्या क्या है। हरी खाद की फसल उगाकर मृदा में दबाना, यानी कि जो हरी खाद बनाने की जो फसल होती है, यानी कि ढेंचा, गवार, मूंग, उड़द, सनई, जो इस प्रकार की जो फसलें हैं उनको क्या करेंगे, हम उगाकर और मृदा में दबा देंगे, यानी कि इन फसलों को ग्रो करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसको हम दबा देंगे मृदा में। तो पहली विधि हमारी कौन सी हो गई, हरी खाद की फसल उगाकर मृदा में दबाना। दूसरी देखिए स्टूडेंट्स, देखिए हरी खाद की हरित पर्ण विधि। दूसरी कौन सी विधि होगी हमारी, हरी खाद की हरित पर्ण विधि। इसमें क्या करते हैं, कोमल पत्तियों को मृदा में दबा दिया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या करते हैं हम, जो कोमल पत्तियां होगी हरी खाद में, हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारी फसल है उसकी जो कोमल पत्तियां होगी उसको क्या करेंगे, हम मृदा में दबा देंगे। इसलिए इसे क्या बोला गया है, हरी खाद की हरित पर्ण विधि बोला गया है, यानी कि कोमल पत्तियों को मृदा में दबाना। किस किस का कर सकते हैं हम, जैसे बबूल हो गया, सदाबहार, अमलतास, इनका हम जो है मृदा में दबा देंगे, इनकी कोमल पत्तियों को। अगला क्या है, अगला देखिए, हरी खाद के लिए उपयुक्त फसलें कौन कौन सी, यानी कि वो कौन कौन सी फसलें जो हरी खाद बनाने में काम आती है। तो ये हो गई हमारी दलहनी फसलों में, तो कौन कौन सी होगी, दलहनी फसलों में होगी सनई, ढेंचा, लोबिया, गवार, ये जो फसलें हैं, ढेंचा फसल हो गई या सनई फसल, लोबिया फसल, गवार, दलहनी के अंदर आती है, तो ये जो है उपयुक्त रहेगी। अब अदलहनी में कौन सी है, जैसे मक्का, जौ, ज्वार आदि की जो फसलें हैं ये अदलहनी के अंदर आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई हमारी हरी खाद के बारे में। अब बात करते हैं जैव उर्वरक के बारे में। जैव उर्वरक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर। ये क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। देखिए, जैव उर्वरक वह उत्पाद है जो सूक्ष्म जीवों की जीवित कोशिकाओं से प्राप्त किया जाता है। दोबारा देखना, इसको समझना अच्छे से कि जो जैव उर्वरक है वह उत्पाद है जो क्या करेंगे, जीवित कोशिकाओं से, सूक्ष्म जीव जो होंगे उनकी जो जीवित कोशिकाएं हैं उनसे प्राप्त किया जाता है। जैव उर्वरक वह उत्पाद है जो सूक्ष्म जीवों की जीवित कोशिकाओं से, यानी कि जो जीवों से प्राप्त किया जाएगा। जैव उर्वरक, जैव का मतलब क्या होता है, जीव होता है, उर्वरक तो आप जानते हैं ये फर्टिलाइजर, यानी कि ऐसा उर्वरक या ऐसा उत्पाद जो हम किससे प्राप्त करेंगे, जीवों से प्राप्त करेंगे, वही क्या कहलाएगा, हमारा जैव उर्वरक कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं इसके लाभ की। इसके लाभ क्या क्या है, क्या फायदा पहुंचाता है ये, उसके बारे में देखते हैं। इनके प्रयोग से नाइट्रोजन व फास्फोरस तत्वों की पूर्ति होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो भारतीय मृदा है उनमें क्या होता है, सूक्ष्म पोषक तत्व और जो गौण पोषक तत्व है उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। मुख्य पोषक तत्व और जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। तो क्या होगा, इनसे जो जैव फर्टिलाइजर है या जैव उर्वरक जो है उनसे हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन व फास्फोरस की पूर्ति को पूरा कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्या है, फसलों की उपज में 20 से 40% वृद्धि होती है, यानी कि इनके उपयोग से हम क्या कर सकते हैं, फसलों की जो उपज है उसमें क्या कर सकते हैं, हम वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, नील हरित शैवाल व एजोला नाइट्रोजन के अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे फेरस, जिंक, मैग्नीज, कॉपर आदि उपलब्ध कराते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नील हरित शैवाल और एजोला, ये जो हमारे सूक्ष्म जीव जो फसल ये होंगे, नील हरित शैवाल
और जो एजोला है वो क्या करते हैं, जैव उर्वरक के लिए काम आते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन का तो करेंगे ही करेंगे, ये नाइट्रोजन तो आपको प्राप्त होगा ही होगा इससे, लेकिन इसके अलावा और भी जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे कौन कौन से हो गए, फेरस हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, ये आदि जो इस तरह के जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो भी हमको क्या करेंगे, उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों से सस्ते होते हैं, यानी कि इनका जो उपयोग है वो अच्छा तो होगा, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, ये सस्ते भी पड़ेंगे और ये हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके लिए भी क्या होंगे, हानिकारक नहीं होंगे, यानी कि ये एक तरीके से फ़ायदा ही पहुंचाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं रासायनिक उर्वरक जो होंगे उनमें रसायनों का उपयोग होता है, तो वो क्या करेंगे, हमारे एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं वो हानि पहुंचाते हैं, लेकिन जैव उर्वरक होंगे इनसे हमको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचेगी, और साथ ही साथ ये और जो रासायनिक उर्वरक से उनसे क्या होगा, सस्ते भी पड़ेंगे हमको। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं जैव उर्वरकों का वर्गीकरण। जैव उर्वरकों का वर्गीकरण यानी कि इनको कितने भागों में बांटा गया है या किस तरीके से होते हैं ये, उनके बारे में देखते हैं, वर्गीकरण देखते हैं इनका। चलिए, पहला है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले मतलब जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करें, वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं ना, तो वो कौन कौन से, इसमें देखिए दो प्रकार से होंगे, एक तो सहजीवी और एक मुक्त जीवी। सबसे पहले सहजीवी के बारे में पढ़ते हैं। सहजीवी, सहजीवी से आप क्या समझ रहे हैं, सहजीवन यानी कि जो साथ साथ जीते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ ये जीते हैं। ठीक है, तो ये सहजीवनता, जैसे इसमें दलहनी फसलों के साथ में कौन सा होगा, आपका राइजोबियम। आपने पहले भी शायद कभी राइजोबियम का नाम सुना होगा या पढ़ा होगा इसके बारे में। देखिए राइजोबियम, ये क्या होता है, आपका जो पौधा होता है, पौधे की जड़ों के अंदर क्या होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं। ठीक है, गांठें होती है, उनके अंदर क्या होता है, ये रहता है राइजोबियम। ठीक है, तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, यानी कि वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करके ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है मृदा में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो दलहनी फसलों के साथ हो गया। अब अदलहनी फसल के साथ, यानी कि जो दलहन दाल वाली फसलें नहीं है उनके साथ कौन सा होगा, एसिडोबैक्टर हो गया। ठीक है, अगला है आपका एजोला फंड। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले एजोला नाम पढ़ा था हमने, एजोला फंड के साथ सहजीवी होता है। इसका उदाहरण क्या है, एना बीना। अब ये तो बात हो गई सहजीवन यानी कि जो साथ साथ रहते हैं। ठीक है, मृदा की जो जड़ें हैं उनके आसपास रहेंगे, या तो मृदा की जड़ों पर रहेंगे या उसके आसपास रहकर ये सहजीवन का कार्य करते हैं। जो मुक्त जीवी होंगी वो क्या होंगी, परपोषी टाइप होगी, यानी कि दूसरों के ऊपर डिपेंड होना, परपोषी होती है ये। ठीक है, मुक्त जीवी यानी कि ये मुक्त रहते हैं, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता। एजिटोबैक्टर, इसका उदाहरण है पहला एजिटोबैक्टर, ये क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। दूसरा क्या आपका नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगला है आपका फास्फोरस रूपांतरण, यानी कि जो फास्फोरस का स्थिरीकरण करेंगे वो वाले। अब ये भी दो टाइप से हो सकते हैं। फास्फोरस विलयकारी जीवाणु, पहला क्या है आपका, फास्फोरस विलयकारी जीवाणु। ये क्या है, यह जीवाणु कार्बनिक व अकार्बनिक अम्ल के साथ फास्फोरस की विलयता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये उसको क्या करते हैं, विलय कर देते हैं और उसकी विलयता को बढ़ा देते हैं ये जीवाणु। अब ये कौन सा जीवाणु होगा, ये होगा पीएसबी का, है ना, पीएसबी, फास्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया इसको बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं। अगला है सहजीवी कवक। ये कौन सा कवक होगा, यह कवक क्या करता है, पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाकर पौधे को फायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, ये विलयकारी अवस्था नहीं होती इनकी। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, उसके साथ रहकर सहजीवी संबंध बनाते हैं और पौधे को फायदा पहुंचाते हैं। अगला देखिए आप, पोटास विलयकारी। ठीक है, पोटास विलयकारी, अब ये क्या होता है, देखिए केले के राइजोस्फीयर से फ्रेटूरिया आरेंटिया बैक्टीरिया पृथक किया जाता है, यानी कि जो पोटास की अगर उपलब्धता करवानी है, ठीक है, तो वो कैसे करवाएंगे, आपको अगर पोटास विलयकारी जो अगर जैव उर्वरक बनाना है तो कैसे बनाएंगे, केले के राइजोस्फीयर से फ्रेटूरिया आरेंटिया बैक्टीरिया पृथक किया जाता है, यानी कि केले से किया जाता है ये, जिससे क्या होता है, पोटेशियम का पौधा द्वारा आसानी से अवशोषण किया जा सकता है। ये इस तरीके से उपलब्ध करवाया जाता है, मार्केट में भी ये मिल जाते हैं। जिंक विलयकारी,
अब जिंक विलेयकारी क्या करेगा, जो जिंक की जो है उपलब्धता करवाएगा वो जिंक विलेयकारी हो गया, जैसे थायोबैसिलस हो गया, बैसिसुबिटिलस हो गया। ठीक है, अगला है आपका कंपोस्ट उत्प्रेरक। ठीक है, कंपोस्ट उत्प्रेरक क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए कंपोस्ट बनाने हेतु कंपोस्टिंग क्रिया में कई सूक्ष्म जीव उत्प्रेरण का कार्य करते हैं। ठीक है, कंपोस्ट क्रिया में ये काम आते हैं। अब ये कौन कौन से हो गया, ये हो गया एस्परजिलस, ट्राइकोडर्मा, ये हो गए। ठीक है, अगला है आपका पौध वृद्धि कारक राइजो बैक्टीरिया। कौन सा होगा, पौध वृद्धि कारक राइजो बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है, देखिए यह जीवाणु पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। इससे क्या नहीं मिलता, पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, पोषक तत्व नहीं मिलेगा ये, लेकिन क्या करते हैं, ये हार्मोन्स उत्पादन में सहायक होते हैं ये। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोबारा देखना कि ये क्या होता है, इससे पोषक तत्वों की उपलब्धता नहीं होती है, क्या करते हैं, आपको हार्मोन्स उपलब्ध करवाते हैं। जैसे कौन सा उदाहरण हो गया इसका, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। ठीक है, ये हो गए हमारे वर्गीकरण। अब बात करते हैं नीलहरित शैवाल के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले आपने नाम सुना होगा नीलहरित शैवाल, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। यह पानी की सतह पर पाई जाने वाली उपयोगी व लाभदायक काई है जो नीले हरे रंग की होती है। आपने कई बार बारिश के दिनों में आसपास देखा होगा, काई जैसी हरे हरे कलर की काई जैसी होती है, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको यही बोलेंगे नीलहरित शैवाल। उसको काई, वैसे अपनी नॉर्मल भाषा में तो उसको हम काई बोल देते हैं, लेकिन वो होती क्या है, वो नीलहरित शैवाल होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका उत्पादन कैसे होता है ये देखते हैं, किस तरीके से यह बनाया जा सकता है। इसका उत्पादन प्राप्त करने हेतु प्रारंभ में 6x3x3 फुट आकार की एल्यूमिनियम से निर्मित एक चद्दर से निर्मित बॉक्स में पॉलीथीन बिछा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इतने आकार की 6x3x3 आकार की हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम से निर्मित एक चद्दर लेंगे, उसका एक जो बॉक्स होता है ना वो लेंगे, उसमें क्या करेंगे, हम पॉलीथीन बिछा देंगे। पहले सबसे पहले हमने क्या किया, बॉक्स में पॉलीथीन बिछा दी। उसके बाद क्या करेंगे, इस बॉक्स की फर्श पर 10 किलो मिट्टी प्लस 200 ग्राम सुपर फास्फेट को मिलाकर बिछा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम 10 किलो मिट्टी के साथ क्या करेंगे, 200 ग्राम सुपर फास्फेट मिलाकर जो है उसे बिछा देंगे। उसके बाद क्या करें, बॉक्स में 6 इंच तक पानी भर दिया जाता है। फिर उस बॉक्स में क्या करेंगे, अपन पानी भर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 250 ग्राम लकड़ी का बुरादा, उसके बाद हम 250 ग्राम लकड़ी का बुरादा प्लस 100 ग्राम हरी शैवाल के मिश्रण को, यानी कि पहले तो हमको डालना पड़ेगा ना उसमें, तो इसलिए फिर उसका जो है हम कितना पर ग्राम, 100 ग्राम हरी शैवाल का जो है मिश्रण है उसको क्या करेंगे, बॉक्स में बिछा देंगे। जब मिश्रण पर हल्की शैवाल दिखाई दे तब 0.05% कॉपर सल्फेट को डाल दिया जाता है। लगभग 10 से 15 दिन पश्चात लोहे के बॉक्स में मोटी परत बन जाती है। काहे की परत बन जाएगी, नीलहरित शैवाल की परत बन जाएगी। ठीक है, वहां से हम इसको फिर काम में ले सकते हैं। अगला देखिए, आगे देखिए आप, इसका उपयोग धान की रोपाई के 7 दिन बाद करते हैं। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे हम, जो धान है उसकी, धान की फसल के अंदर ज़्यादातर इसका उपयोग करते हैं। कैसे करेंगे, 7 दिन बाद करते हैं। तथा जिस खेत में इसका उपचार करते हैं उसमें पानी स्थिर एवं 8 से 10 सेंटीमीटर हमेशा भरा रहना चाहिए। यानी कि जहाँ पर हम इसका उपयोग कर रहे हैं वहाँ क्या होना चाहिए, हमेशा पानी भरा रहना चाहिए। ठीक है, खेत में 8 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से नीलहरित शैवाल का छिड़काव करते हैं। कल्चर डालने के बाद 4 से 5 दिन तक पानी स्थित रहता है। ठीक है, ये हो गया किस तरह से इसको उपयोग किया जाता है। किसके बारे में, नीलहरित शैवाल के बारे में। आगे देखते हैं एजोला। एजोला के बारे में देखते हैं क्या है। यह एनाबीना के साथ सहजीवन में रहती है, यानी कि ये भी क्या करती है, ये एनाबीना के साथ में क्या करती है, सहजीवन में रहती है, दोनों साथ साथ रहते हैं। तथा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। क्या करती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। एजोला द्वारा 40 से 100 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर यौगिकृत हो सकता है, यानी कि इतना जो है आप नाइट्रोजन उपलब्ध करवा सकते हो एजोला के द्वारा। देखिए इसकी उत्पादन विधि कैसे होगी। सर्वप्रथम एक क्यारी बना लेते हैं। इन क्यारियों में क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर तक पानी भर देंगे। फिर उसके बाद प्रत्येक क्यारी के लिए आधा किलो एजोला, यानी कि जो जितनी क्यारियाँ बनाओगे तो प्रत्येक क्यारी में क्या करेंगे आप, आधा किलो एजोला प्लस 5 से 8 किलो सुपर फास्फेट को
देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या करेंगे हम, आधा किलो एजोला को 5 से 8 किलो सुपर फास्फेट के साथ मिला देंगे तो आपका एजोला जो है आपको मिल जाएगा। और एक सप्ताह यानी कि एक सप्ताह में आपको कितना एजोला प्राप्त हो सकता है, 10 किलो एजोला प्राप्त हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा हरी खाद के बारे में और जैव उर्वरकों का वर्गीकरण हमने पढ़ा। ठीक है स्टूडेंट, हमने नील हरित शैवाल के बारे में पढ़ा, हमने एजोला के बारे में पढ़ा। अब अगला टॉपिक हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।